जय हिंद, जय भारत। नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, समान हिंदी की आज ये 15वीं क्लास है और वर्णमाला जो चैप्टर चल रहा था उसकी आज 9वीं क्लास है और लास्ट क्लास है। यानी कि आज की क्लास में आपका जो वर्णमाला नामक चैप्टर चल रहा था आज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था जब समान हिंदी, तो सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया था भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान को पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद दूसरा चैप्टर मैं स्टार्ट किया था वर्णमाला, और वर्णमाला का भी आज ये लास्ट क्लास है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पिछली क्लास से बहुत ही अच्छे से पसंद आ रही होंगी और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी। तो आइए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करें। आज वास्तव में दो चीजें आपको देखना है। पहला आपको ये देखना है कि शब्दकोश के आधार पर हिंदी वर्णमाला, जैसे आप अंग्रेजी में देखते हैं, इंग्लिश में देखते हैं, डिक्शनरी आप देखते हैं, उसमें मीनिंग बहुत सारी लिखी हुई होती है और उनका अर्थ दिया होता है। ठीक इसी प्रकार से हिंदी में भी शब्दकोश होते हैं। तो शब्दकोशों में आप देखेंगे तो हिंदी वर्णमाला किस प्रकार से अभिव्यक्त किया गया है, लिखा गया है, उसी को हम लोग देखेंगे। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपके पूछ लेता है कि शब्दकोश के आधार पर हिंदी वर्णमाला का प्रथम अक्षर कौन सा है, अंतिम अक्षर कौन सा है, छ किसके बाद आता है, त्रा किसके बाद आता है, ज्ञ किसके बाद आता है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और पिछले एग्जामों में आप देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। इसलिए इस क्लास को हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं शब्दकोश के आधार पर हिंदी वर्णमाला। सबसे पहले इसे देखेंगे, उसके बाद कल की क्लास में जो मैंने बताया था विन्यास वाला, शब्द विन्यास कैसे किया जाता है, यानी कि वर्णों का विच्छेद कैसे किया जाता है, उन सभी को भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए शब्दकोश के आधार पर हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला अगर आप देखेंगे, लिखेंगे, तो आप देखिए सामान्यतः आप आ लिखते हैं, लेकिन देखिए शुरुआत वास्तव में आप देखेंगे तो अंक से होता है। किससे होता है? अंक से होता है। उसके बाद आप देखेंगे आगत आएगा, उसके बाद आप देखेंगे विसर्ग आएगा, उसके बाद आप देखेंगे ह्रस्व आएगा, फिर उसके बाद दीर्घ आएगा, ई आएगा, दीर्घ ई आएगा, ऊ आएगा, दीर्घ ऊ आएगा, उसके बाद री आएगा, ए आएगा, ए आएगा, ओ आएगा, ओ के बाद कौन आता है? आओ आता है। देखिए बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन एग्जाम में आ जाता है। और जब छोटी चीजें गलत हो जाती हैं तो आपको जब मेरिट बनती है तो उसमें बहुत ज्यादा समस्या झेलने को मिलती है। तो देखिए पहला वर्ण कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए हिंदी शब्दकोश के आधार पर हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर कौन सा है, तो अंग है ए, आपको ध्यान देना है। ऐसे ही आप जब व्यंजन में आएंगे, ये तो स्वर हुआ, ऐसे ही जब आप व्यंजन में आएंगे तो देखिए आप देखेंगे पहले का आता है, का के बाद आप देखिए खा नहीं आएगा, का के बाद क्या आएगा? छत आएगा। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आप देखेंगे का, खा, उसके बाद गा, घा, और कौन है भैया? अंगा। फिर उसके बाद चा, और चा के बाद छा, जा, जा के बाद देखिए ज्या आता है। क्या आता है? ज्या आता है, आपको ध्यान देना है। तो चा, छा, जा, झा, उसके बाद कौन आएगा? या। फिर आप देखिए टा, ठा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए ता, ता के बाद देखिए त्रा आ जाता है। क्या आ जाता है? त्रा आ जाता है। यही आपको ध्यान देना है। ता, फिर उसके बाद ता के बाद था, दा, धा, और कौन है? ना है। फिर उसके बाद आप देखिए पा, फा, बा, भा, और कौन है? मा है। उसके बाद आप देखेंगे या, रा, ला, वा है। फिर उसके बाद आप देखेंगे सा, सा के बाद देखिए सरा आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। या, रा, ला, वा, सा, और कौन आएगा भैया? हाँ। तो देखिए आपको यही ध्यान देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि शब्दकोश के आधार पर हिंदी वर्णमाला का प्रथम वर्ण कौन सा है, तो प्रथम वर्ण है अंग। कौन है ये? हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण है। कौन सा है भैया?
पहला वर्ण है ए, आपको ध्यान देना है। आ आंसर नहीं लगाना है, कौन सा आंसर लगाना है, अंग लगाना। अंग के बाद आ आएगा आगत वाला, उसके बाद आहा आता है, उसके बाद चौथे नंबर पे आ आता है ए, आपको ध्यान देना है। ठीक है भैया, चौथे नंबर पे आ आता है ए, आपको ध्यान देना है। अगर आपसे पूछा जाए, फिर उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि छत किसके बाद आता है, तो का के बाद आता है, ए आपको ध्यान देना है। उसके बाद आप देखिए त्रा, ज्या आपसे पूछा जाता है किससे के बाद आता है, तो देखिए जा, चूंकि जा और इया से मिलकर बनता है इसीलिए का जा के बाद आता है ज्या। फिर देखिए का और सा से मिलकर बनता है कौन, छा, इसलिए एज का के बाद आता है। फिर उसके बाद आप देखिए त्रा, त्रा आप देखेंगे तो ये देखिए ता के बाद आया है त्रा। आपको पता है जब वर्णमाला में पढ़ा रहा था तो शुरुआत में ही मैंने बताया था कि ताय और रा दोनों जब मिलते हैं तो त्रा बनते हैं। अब देखिए ऐसे ही साय और रा जब मिलता है तो क्या बनता है, स्रा बनता है। अब देखिए अंतिम वर्ण कौन सा, अगर आपसे पूछा जाए हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण कौन सा है, तो यहाँ पर आप यकीन मानिए शब्दकोश के आधार पर जब पूछेगा ना तो अधिकांश लोग क्या आंसर लगाएंगे, पढ़ेंगे छत्रज्ञ, यह पढ़ेंगे और यह पढ़ते ही आंसर यही लगा देंगे। जबकि आप देखिए ये जो छ आया है किसके बाद आया है, का के बाद आया है। ज्या जो आया है वो जा के बाद आया है। त्रा किसके बाद आया है, ता के बाद आया है। स्रा किसके बाद आया है, सा के बाद आया है। और आप देखिए सबसे अंतिम वर्ण कौन सा है, तो अंतिम वर्ण हा है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला वर्ण कौन सा है, तो सबसे पहला वर्ण कौन सा है, अंग है। अनुस्वार से ही शुरुआत होती है। शब्दकोश के आधार पर हिंदी वर्णमाला ए आपको ध्यान देना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक क्लास आपके लिए, क्योंकि आपसे इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा कि शब्दकोश के आधार पर हिंदी वर्णमाला का प्रथम वर्ण कौन सा है, अंग। आपसे दूसरा, तीसरा, चौथा भी पूछ सकता है। अभी तक तो नहीं पूछा है लेकिन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। अभी तक केवल पहला पूछा गया है, अंतिम पूछा गया है, त्रा पूछा गया है, ज्ञा पूछा गया है और स्रा पूछा गया है। लेकिन आप याद करिएगा दोस्तों, आपसे दूसरा, तीसरा, चौथा तक पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसे याद रखना है। इसलिए इसे आपको क्या करना है भैया, याद रखना है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए आपसे यहां पर कैसे प्रश्न पूछेगा, आपसे पूछ सकता है कि का के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो का के बाद खा नहीं आता है। आप देखिए शब्दकोश के आधार पे का के बाद खा नहीं आता है, बल्कि कौन आता है, का के बाद छत आता है, ये आपको ध्यान देना है। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि छ के पहले कौन आता है, तो का आता है, छ के बाद कौन आता है, तो खा आता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए जा के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो आप आंख मूंद के झा लगा देंगे, लेकिन झा नहीं आएगा, जा के बाद ज्या आता है, ये आपको ध्यान देना है। ऐसे ही पूछा जा सकता है ज्या के पहले कौन आ सकता है, ज्या के बाद कौन आ सकता है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ऐसे ही पूछेगा ता के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो आप तुरंत आंसर क्या लगाएंगे, था नहीं लगाना है, आपको आंसर लगाना है ता के बाद क्या आता है, त्रा आता है। ऐसे ही सा के बाद स्रा आता है। वास्तव में इसको यहाँ क्यों रखा गया है, आपको मैं इसे ही बता देता हूं। देखिए जब यहाँ पर काय और स्रा मिलते हैं ना, तो आप देखेंगे छत का बनता है निर्माण। उसके बाद आप देखेंगे जाय और इया जब मिलते हैं ना, तो किसका निर्माण होता है, ज्या का निर्माण होता है। और उसके बाद आप देखेंगे ताय और रा जब मिलते हैं ना, तो त्रा का निर्माण होता है। और सा और आप देखिए रा मिलते हैं ना, तो किसका निर्माण होता है, स्रा का निर्माण होता है। तो देखिए काय और स्रा से मिलकर बना है, इसीलिए इसको कहां पर रखा गया, का के बाद रखा गया है। आप देखिए ज्या जो है, ये ज्या किससे मिलकर बना है, ज्या और इया से मिलकर बना है, इसीलिए ज्या को कहां रखा गया, ज्या के बगल में रखा गया है। अब देखिए त्रा जो है, त्रा देखिए ताय और रा से मिलकर बना है, इसलिए त्रा को ता के बाद रखा गया है। ऐसे ही स्रा देखिए साय और रा से मिलकर बना है, इसलिए स्रा को देखिए सा के बाद ही रखा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी क्लास में। क्योंकि आज ही वर्णमाला आपको कंप्लीट करा, आज वर्णमाला का जो क्लास चल रही थी वो आज कंप्लीट हो जाएगी, ये आपको ध्यान देना है।
तो आइए देखते हैं, ये पहला चीज कंप्लीट हो गया होगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कभी कभी आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि किससे किससे मिलकर बना है, तो काय और सा से। ज्या किससे किससे मिलकर बना है, तो जाय और इया से। त्रा किससे किससे मिलकर बना है, ताय और रा से। सा किससे स्रा किससे किससे मिलकर बना है, तो साय और रा से। और इसके बाद कौन से वर्ण आते हैं, इसके पहले कौन से वर्ण आते हैं, ये आपको ध्यान देना है। आइए अब हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक आज की क्लास में यह है कि मान लीजिए कोई शब्द है, कोई भी शब्द है, उस शब्द का विन्यास कैसे करना है, यानी कि उसका टुकड़ा कैसे करना है। जैसे मान लीजिए, आइए सबसे पहले हम राम लिखते हैं, पहला शब्द भगवान श्री राम से ही शुरुआत करते हैं। तो जैसे यहाँ पर राम शब्द लिखा हुआ है, तो आप देखिए इसका आप विन्यास कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आपको दिखाई दे रहा है, रा दिखाई दे रहा है। रा में आप हलंत लगा दीजिए। देखिए जो यहाँ पर किसी भी वर्ण के नीचे इस प्रकार से लगता है, इसका नाम क्या है, हलंत है। इसका नाम क्या है भैया, इसका नाम हलंत है। अभी हाल ही में कौन सा पुलिस के एग्जाम में या कोई एग्जाम अभी हाल ही में हुआ था, उसमें पूछा था कि ये चिन्ह क्या है, तो इस चिन्ह को क्या नाम है, हलंत नाम है। ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों ध्यान ये देना है कि जब किसी भी वर्ण के नीचे हलंत का चिन्ह लग जाता है, ऐसे ही लगता है, जब किसी भी वर्ण के नीचे हलंत का चिन्ह लग जाता है तो उस वर्ण से स्वर अलग हो जाता है। तो आप बताइए, आप इस रा में किसकी मात्रा आपको दिखाई दे रही है, तो आपको पता है कि दीर्घ आ की मात्रा दिखाई दे रही है, तो आप आ लिख लेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा वर्ण क्या दिखाई दे रहा है, मां दिखाई दे रहा है, तो आप प्लस में मां लगाइए और मां में हलंत लगाएंगे तो मां का स्वर निकल जाएगा। अब आप कहेंगे मां में तो कोई स्वर दिखाई ही नहीं दे रहा है। दोस्तों याद करिए, पिछली क्लासों में मैंने आपको बताया था कि उदासीन स्वर होता है जिसका नाम क्या है, आ है, और आ को अमात्रिक स्वर भी कहते हैं। यानी कि आपको जिस भी वर्ण में अगर कोई भी स्वर की मात्रा दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको मानना है कि वहां पर किसकी मात्रा है, छोटा आ की मात्रा है, ह्रस्व आ की मात्रा है। ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए मां में कोई मात्रा आपको दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सी मात्रा होगी, आ की मात्रा होगी। ये आपको याद रखना है। देखिए सभी आप वर्णों में आप देखेंगे तो उसमें सबकी मात्रा आपको दिखाई देती है। जैसे देखिए छोटा आ है तो इसकी मात्रा आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन दीर्घ आ है तो इसकी मात्रा आप देखेंगे इस प्रकार से दिखाई देती है। अगर ई है तो इसकी मात्रा आप देखेंगे इस प्रकार से दिखाई देती है। अगर दीर्घ ई है तो इसकी मात्रा इस प्रकार से दिखाई देती है। अगर उ है तो इसकी मात्रा इस प्रकार से दिखाई देती है। अगर दीर्घ उ है तो इसकी मात्रा इस प्रकार से दिखाई देती है। अगर री है तो इसकी मात्रा इस प्रकार से दिखाई जाती है। अगर ए है तो इसकी मात्रा इस प्रकार से दिखाई देती है। अगर अय है तो इसकी मात्रा इस प्रकार से दिखाई देती है। अगर ओ है तो इसकी मात्रा इस प्रकार से, अगर ओ है तो इसकी मात्रा इस प्रकार से दिखाई देती है। अगर आओ है तो इसकी मात्रा इस प्रकार से दिखाई देती है। लेकिन आ की मात्रा कोई दिखाई नहीं देती है। तो इनमें से अगर कोई स्वर की मात्रा लगी होगी तो आपको दिखाई देती रहेगी, तो आपको हलंत लगाने के बाद उस मात्रा को अलग कर देना है। अगर कोई भी मात्रा ना दिखे, जैसे यहाँ पर माँ है, माँ में कोई मात्रा नहीं दिख रही है, तो आप समझ जाइएगा कि इस माँ में छोटा आ की मात्रा लगी हुई है। ये आपको ध्यान देना है। क्योंकि जो छोटा आ होता है, ह्रस्व आ होता है, इसे उदासीन स्वर कहते हैं, इसे अमात्रिक स्वर भी कहते हैं। वास्तव में इसकी मात्रा तो होती है लेकिन दिखाई नहीं देती है। ये आपको ध्यान देना है। देखिए जो मूल वर्ण होते हैं वो इसी प्रकार से हलंत में ही होते हैं। जैसे का है, खा है, गा है, ये हलंत में ही होते हैं। जब इस आ को इसमें जोड़ दिया जाता है तो ये इस प्रकार से मूल रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए आपको याद रखना है, कोई भी वर्ण आए, अगर उसमें इनमें से कोई भी स्वर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप मानिएगा कि वहां पर आ की मात्रा है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देखिए राम को तोड़े तो देखिए रा निकाल दिए, सबसे पहले रा में हलंत लगा दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए किसकी मात्रा दिखाई दे रही है, बड़ा आ की मात्रा दिखाई दे रही है, बड़ा आ आप लिख दिए। उसके बाद माँ लिखे, माँ में हलंत लगा दिए। अब माँ में कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए हम लोग मान लेंगे कि माँ में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है। ये आपको याद रखना है। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे सीता, ऐसे ही जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है सीता, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर सबसे पहले सा है,
सबसे पहले सा है तो आप सा लिखिए, उसके बाद हलंत लगा दीजिए। हलंत लगाने के बाद अब देखिए इसमें किसकी मात्रा है, दीर्घ आ की मात्रा है। ये देखिए दीर्घ आ की मात्रा है तो आप यहाँ पर दीर्घ ई लिख लीजिए। उसके बाद देखिए दूसरा वर्ण क्या है, ता है, आप ता लिखिए, ता में हलंत लगाइए। अब देखिए किसकी मात्रा दिखाई दे रही है, दीर्घ आ की मात्रा दिखाई दे रही, तो आप दीर्घ आ लिख दीजिए। हो गया सीता। आप देखिए सीता का ये विच्छेद और सीता का आप देखेंगे शब्द विन्यास हो गया। तो इस प्रकार से आप तोड़ेंगे। देखिए जोड़ते समय देखिए ये सा है, सा लिखेंगे, सा में ई की मात्रा लगाएंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। ता है, ता में आ की मात्रा लगाएंगे तो इस प्रकार से सीता बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, इसी को आज आपको इस क्लास में समझना है और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अब देखिए इसका नाम क्या है, हलंत है, ये आपको याद रहेगा ना, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम में अगर पूछा गया है तो इसको फिर से एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसी भी वर्ण के नीचे जो आप चिन्ह लगाते हैं तिरछा, उसे क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। अब ऐसे ही आइए मान लीजिए, चलिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर रोहन, क्या लिखा हुआ भैया, रोहन। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है राजू। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है कच्छा। ये इस प्रकार से लिखे हुए हैं, इसे आप तोड़िए। देखिए जब आप रोहन को तोड़ेंगे तो सबसे पहले आपको कौन दिखाई दे रहा है, रा दिखाई दे रहा है, हलंत लगाइए। उसके बाद किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है, ओ लिखिए। उसके बाद फिर से प्लस लगाइए। उसके बाद किसकी मात्रा है, कौन सा वर्ण दिखाई दे रहा है, हा दिखाई दे रहा है, हा में हलंत लगाइए। अब देखिए हा में कोई स्वर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग स्वर क्या मान लेंगे कि छोटा आ है। फिर उसके बाद ना है, ना लिखिए, ना में हलंत लगाइए। अब यहाँ पर भी कोई स्वर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मान लेंगे हम लोग कि यहाँ भी कौन है, ह्रस्व आ है। ये आपको याद रखना है। यहाँ देखिए राजू लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखिए रा को हलंत लगाइए। यहाँ पर आ की मात्रा दिख रही है, आ की मात्रा लगाइए। फिर जा है, जा लिखिए, जा में देखिए किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा है, तो आप दीर्घ ऊ लिख दीजिए। ये क्या हो गया, राजू का हो गया। जैसे कच्छा लिखा हुआ है, ये आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए का लिखा हुआ है, का में हलंत लगाइए। यहाँ पर कोई स्वर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि छोटा आ है। फिर यहाँ देखिए छा जो है, छा में आ की मात्रा तो है, लेकिन छा किससे किससे मिलकर बना है, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो ये छा है, छा किससे किससे मिलकर बना होता है, तो का से मिलकर बना होता है, और किससे मिलकर बना होता है, स्रा से मिलकर बना होता है, तो ये छा बना होता है। तब देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर का आया, का के बाद कौन आएगा, का के बाद स्रा आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्वर किसका लगा हुआ है, दीर्घ आ का लगा हुआ है, तो दीर्घ आ जाएगा। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता, जैसे मान लीजिए कच्छ लिखा होता, तो यहाँ पर ह्रस्व आ जाता। ये आपको याद रखना है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए, ऐसे ही जैसे मान लीजिए मात्र लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मात्र लिखा हुआ है। इसको आप देखिए मात्र जैसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए माँ है, तो माँ लिखिए, सबसे पहले हलंत लगाइए। माँ में किसकी मात्रा है, दीर्घ आ की मात्रा है, दीर्घ आ लगाइए। फिर यहाँ पर देखिए त्रा, त्रा आप देखिए त्रा किससे किससे मिलकर बना होता है, मैंने आपको बताया था भैया कि ता और रा से मिलकर कौन बनता है, त्रा बनता है। तो यहाँ पर देखिए ता, यहाँ पर ता लगाएंगे आधा, फिर उसके बाद देखिए रा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर भी रा को जब तोड़ेंगे तो इसमें से आ निकलेगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ। यहाँ पर कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब आ ही है। अगर यहाँ मात्रा कर देते तो यहाँ पर दीर्घ आ हो जाता। ये आपको याद रखना। अगर यहाँ पर मात्री लिख देते तो यहाँ पर किसकी मात्रा हो जाती, ई की मात्रा हो जाती। ये आपको याद रखना है। क्लियर है भैया, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही आपको तोड़ना है, कोई भी शब्द आए। जैसे मान लीजिए यज्ञ लिखा हुआ, इसको भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है यज्ञ, यज्ञ आपको तोड़ना है। सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, या दिखाई दे रहा है, या में कोई स्वर नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए किसकी मात्रा होगी, आ की मात्रा होगी। अब देखिए जो ज्या है, ज्या किससे किससे मिलकर बना हुआ है, ज्या से मिलकर बना हुआ है और इया से मिलकर बना हुआ है। लेकिन जब इया में हलंत लगाएंगे तो इसमें स्वर आपको कोई नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, आ की मात्रा होगी। तो इस प्रकार से आपको समझना है। ये तो बहुत ही सिंपल अभी हुआ, ये आप देखेंगे तो बहुत ही
सिंपल अभी हुआ। अभी तो आपको बहुत सारी चीजें बताना है, ये अभी बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। आपको एक एक वर्ण मैं बता रहा हूं, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। ऐसे ही कोई भी शब्द लीजिए, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ऋषि, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या भैया, यहाँ पर लिखा हुआ है ऋषि। अब यहाँ पर देखिए ऋषि लिखा हुआ है, तो यहाँ पर री तो स्वर स्वयं दिखाई दे रहा, तो री को सीधा लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए सा है, सा को लिखिए, सबसे पहले हलंत लगाइए। अब इसमें किसकी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, तो आप छोटी ई लिख दीजिए। लेकिन ऐसे ही लिखा जाए, मान लीजिए कृषि, अब कृषि लिख उठा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले का है, का में हलंत लगाइए। अब यहाँ पर री की मात्रा है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा भैया, री लिखना होगा। उसके बाद देखिए सा है, सा लिखिए। उसके बाद छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा लगा दीजिए। ऐसे ही तोड़ना है, बिल्कुल सरल है। बिल्कुल कैसा है भैया, सरल है। लेकिन अब आइए देखते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए ऐसे ही रा वाले भी होते हैं, ऐसे ही रा वाले भी होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्रम, लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है धर्म, लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रक। ऐसे मान लीजिए आ जाए, तब कैसे आप तोड़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर आप देखिए तोड़े, बहुत ही आसानी से तोड़ना है आपको। देखिए सबसे पहले कौन है, का है। सबसे पहले कौन है, का में आप हलंत लगा दीजिए। का आधा ही है, का में आप हलंत लगा दीजिए। उसके बाद जो ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, रा है। मैंने आपको रा के 3 रूप बताए थे ना। एक तो रा इस प्रकार से प्रयोग में आते हैं, एक तो रा आप देखेंगे इस प्रकार से प्रयोग में आते हैं, और एक रा इस प्रकार से प्रयोग में आते हैं। इसे रेफ कहते हैं, इन दोनों को पादरेफ कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रा, यहाँ पर का है, का में हलंत लगाइए। फिर रा है, रा आप पूरा लिखेंगे। देखिए रा यहाँ पर पूरा होता है, आधा नहीं होता। कैसा होता है, पूरा होता है। अगर यहाँ पर देखिए पहले अगर नीचे लगा रहेगा, चाहे ये नीचे, चाहे यहाँ पर देखिए ट्रक वाला चाहे यहाँ पर कर रहा हो, और चाहे यहाँ क्रम वाला यहाँ पर कर रहा हो, ये रा कैसे होते हैं, पूरा होते हैं। आपको ध्यान देना है। अब इस रा में और कोई मात्रा दिखाई दे रही है क्या, कोई भी स्वर की मात्रा इनमें से नहीं दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर आ की मात्रा होगी। फिर यहाँ देखिए माँ लिखा हुआ है, माँ लिखिए, और माँ में कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही, तो आ की मात्रा होगी। ये ध्यान देना है। क्लियर है। यहाँ देखिए का पूरा दिख रहा है, ये आधा है। रा आधा दिख रहा है, लेकिन ये पूरा है। और रा में आप देख रहे हैं इनमें से कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब रा, यहाँ पर रा में कौन सी मात्रा होगी, आ की मात्रा होगी। मैंने आपको कई बार बता चुका कि जहां पर कोई भी मात्रा आपको दिखाई ना दे, वहां पर आप मानिएगा कि ह्रस्व आ की मात्रा होगी। ये आपको ध्यान देना है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए धर्म, मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था कि जो ऊपर वाला रा, जिसे आप उड़ंकु रा कहते हैं, ये आधा होता है। बाकी सभी रा कैसे होते हैं, पूरा होते हैं। पिछली क्लासों में मैंने बता दिया था। यहाँ पर देखिए सबसे पहले धा है, धा में हलंत लगाइए। यहाँ पर कोई स्वर नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग आ लिखेंगे। धर्म आप पढ़िए, देखिए धर्म, तो देखिए धारम, तो धा के बाद कौन आ रहा है, रा आ रहा है। और ऊपर वाला रा मैंने आपको बताया आधा ही होता है, तो यहाँ हलंत लगा दीजिए। उसके बाद माँ है, तो माँ लिखिए, माँ में हलंत लगाइए। अब इसमें कोई स्वर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, आ की मात्रा लगाएंगे। जब कोई स्वर दिखाई देगा तो आपको स्वर को लगा देना है, नहीं दिखाई देना है तो आपको ह्रस्व आ को लगा देना है। सिंपल से बिल्कुल सर। अब देखिए ट्रक है, ट्रक में आप देखिए यहाँ पर टा है, ये यहाँ पर देखिए टा है, और टा कैसे आधा है। और देखिए ये रा मैंने अभी भी बताया कि पूरा होता है, तो यहाँ पर देखिए रा लगाइए। रा में जब हलंत लगाएंगे तो यहाँ पर कोई स्वर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आ है। ऐसे ही आप देखिए का को तोड़िए, का में कौन सा है, कोई स्वर नहीं दिखाई दे रहा, तो आ की मात्रा आएगी। तो इस प्रकार से रा वाले होते हैं। इस प्रकार से आप रा वाले को भी आप तोड़ सकते हैं। ये आपको ध्यान देना, शब्दों को आप बहुत ही आसानी से तोड़ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है गंगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है गंगा, और यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है संयम। क्या लिखा हुआ है, संयम। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, जैसे गंगा आप लिखेंगे तो गंगा को जब आप तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर अनुस्वार है, तो अनुस्वार देखिए दो स्थानों पर प्रयोग होता है। एक तो मैंने आपको बताया था कि जो पंचमाक्षर होते हैं, अंगा, इया, अणा, ना, मा, इनके स्थान पर भी अनुस्वार का प्रयोग होता है।
इनके स्थान पर भी किसका प्रयोग होता है, अनुस्वार का प्रयोग होता है। और एक जो अंग अभी सबसे पहला वर्ण आया था उसके स्थान पर भी किसका प्रयोग होता है, अनुस्वार का प्रयोग होता है। तो आपके सामने सवाल ये उठता है कि कैसे आप पहचानेंगे कि यहाँ पर अनुस्वार ये मूल वाला अनुस्वार है और कैसे आप पहचानेंगे पंचमाक्षर वाला है। जैसे इसे आप तोड़िए, यहाँ पर एक गंगा में आप देखिए यहाँ पर गा है, गा में आप हलंत लगाइए, हलंत लगाने के बाद आप देखिए ये यहाँ पर आ की मात्रा आ जाएगी। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर अंगा आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए गा आ जाएगा, गा के बाद आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर देखिए सा आ जाएगा, सा के बाद आप देखेंगे अंग आ जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे या आएगा, उसके बाद आएगा, उसके बाद मा आएगा, माँ के बाद आप देखेंगे आएगा। अब यहाँ पर 100% आप कंफ्यूज हुए होंगे कि यहाँ पर कैसे ये अनुस्वार आ गया और यहाँ पर कैसे ये अंगा आ गया, यहाँ पर कैसे ये अनुस्वार आ गया और यहाँ पर आप देखिए कैसे ये अंगा आ गया। ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो देखिए यही आपको समझना है, क्योंकि आज की क्लास में आपको मैं पूरी तरह से कंप्लीटली बता दूंगा। देखिए यहाँ पर आप देखिए का, खा, गा, घ, अंगा, चा, छ, जा, झ, य, टा, ठ, ड, ढ, अण, ता, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, फ, म। ये देखिए ये पंचमाक्षर हैं। क्या है भैया, सॉरी ये क्या है, स्पर्श व्यंजन है। इसके अलावा या, रा, ला, व, सा, और हा, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है और ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। तो देखिए जब भी आप देखिएगा ये बिंदी है तो बिंदी के बाद वाला वर्ण देखिएगा, बिंदी के बाद वाला वर्ण देखना है। क्या देखना है भैया, बिंदी के बाद वाला वर्ण देखना है। बिंदी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनुस्वार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अनुस्वार पढ़ेंगे। तो जब बिंदी होगी अनुस्वार होगा उसके बाद वाला वर्ण आपको देखना है। अगर इनमें से कोई होगा, या, रा, ला, वा, सा, हा, अगर इनमें से कोई होगा तो आप मान के चलिएगा कि जो बिंदी दिखाई दे रही है वो अंक की मात्रा के स्थान पर है। किसके स्थान पर है, अंक की मात्रा के स्थान पर है। लेकिन अगर इस बिंदी के बाद का वर्ण अगर इनमें से कोई होगा तो ये मानकर चलिएगा आप कि जो ये अंगा है, इया है, अणा है, ना है, मा है, इनके स्थान पर होगा। किसके स्थान पर होगा भैया, यह अनुस्वार इन पंचमाक्षरों के स्थान पर होगा। यानी कि इसे आप क्या कह सकते हैं, पंचमाक्षर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पंचमाक्षर के स्थान पर किसका प्रयोग हुआ है, अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। मैंने आपको बताया कि जहां पर बिंदी आपको दिखाई देगी, अनुस्वार आपको दिखाई देगी, अनुस्वार के बगल वाला वर्ण आप देखिएगा। अगर बगल वाला वर्ण आपको इनमें से कोई मिल जाएगा, या, रा, ला, वा, सा, हा से, तो आप मानिएगा कि वहां पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अगर इनमें से कोई वर्ण आपको मिल जाएगा, का से लेकर मा तक, तो आप मानिएगा कि वहां पर पंचमाक्षर का प्रयोग हुआ है और पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर मैंने तोड़ा भैया, तो यहां पर देखिए जैसे यहां पर मैंने तोड़ा सा के ऊपर देखिए यहां बिंदी है, बिंदी यहां पर अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद कौन आ गया, या आ गया। या देखिए इसमें का है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, अनुस्वार का प्रयोग हुआ। ये बिंदी किसके रूप में, अनुस्वार के रूप में प्रयोग में आई है। तो यहाँ पर देखिए मैंने तोड़ते समय यहाँ पर देखिए सा के बाद क्या लगाया है, अनुस्वार लगाया है। उसके बाद देखिए या और आ, मा, आ, ये तो पुरानी ही परंपरा जैसे अभी बता दिए थे वैसे चल रहा है। यहाँ पर देखिए गा है, गा को मैंने तोड़ा, गा में आ की मात्रा है, या आ को लगाया। उसके बाद देखिए यहाँ इस बिंदी के बाद कौन है, गा है। और गा देखिए इसमें का है, किसमें, तो आप देखेंगे यहाँ पर है। और गा का पंचमाक्षर कौन होता है, अंगा। देखना ये भी है आपको, अगर इसमें से का, खा, गा, घा कोई आएगा
तो इसका पंचमाक्षर आपको अंगा लिखना है। चा छा जा झा इसमें से कोई आएगा तो आपको इसका पंचमाक्षर लिखना है। टा ठा डा ढा इनमें से कोई आएगा तो आपको अणा लिखना है। ता था दा धा ना इसमें से कोई आएगा तो ना आपको लगाना है। अगर इसमें से आप देखिए कोई आएगा तो मा लगाना है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है गंदा, क्या लिखा हुआ है भैया? गंदा लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर बिंदी के बाद वर्ण कौन सा है? दा है। दा किसमें का है? इसका है, तो इसका पंचमाक्षर क्या होगा? ना होगा। तो यहाँ पर देखिए गा लिखेंगे आप, गा में हलंत लगाएंगे। गा में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है, आ लिखिए। उसके बाद आपको ध्यान देना है इस अनुस्वार के स्थान पर किसको लिखना है? ना को लिखना है। फिर उसके बाद दा लिखिए, दा में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। क्लियर है? तो जो वर्ण होगा उसी का पंचमाक्षर, जैसे ता था दा धा ना इनमें से कोई वर्ण रहेगा तो उस अनुस्वार के स्थान पर ना लिखना है। अगर इसमें से कोई वर्ण रहेगा तो म लिखना है। अगर इनमें से कोई वर्ण रहेगा तो अणा लिखना है। अगर इनमें से कोई वर्ण रहेगा तो इया लिखना। अगर इनमें से कोई वर्ण रहेगा तो अंगा। जैसे यहाँ पर देखिए गंगा, गंगा लिखा हुआ है तो गा के बाद आप देखिए अनुस्वार के बाद गा लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर देखिए गा का पंचमाक्षर क्या होता है? अंगा। इसमें से देखिए इनका इन सभी का पंचमाक्षर यहाँ होता है, इन सभी का पंचमाक्षर अंगा होता है। टा से लेके इन सभी का पंचमाक्षर अणा होता है। ता था दा धा ना का पंचमाक्षर ना होता है। पाफा बा भा का पंचमाक्षर क्या होता है? मा होता है। ये आपको याद रखना है। ऐसे ही मान लीजिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है संजय लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? संजय लिखा हुआ है। अब देखिए अनुस्वार के बाद वाला वर्ण देखिए क्या है? जा है। तो जा इसमें का है, किसमें? इसमें का है। यहाँ पर देखिए चा छा जा, जा आ गया तो जा के बाद कौन है? इया है, तो इया को आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर सा लिखिए, सा में आ की मात्रा लगाइए और उसके बाद इस अनुस्वार के स्थान पर किसका प्रयोग करना है? इया का प्रयोग करना है। बाकी आपको सेम प्रोसेस करना है जैसे अभी तक आप करते हुए आ रहे हैं। जैसे अभी तक आप करते हुए आ रहे हैं वैसे ही करना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है संवेदना, जैसे एक शब्द लिखा हुआ है भैया संवेदना। देखिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। इस बिंदी के बाद आप देखिए कौन है? वाह है। वाह इसका है, यहाँ पर वाह है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन जो बिंदी दिखाई दे रहा है कि कौन सा है? अनुस्वार है मूल रूप से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? सा लिखना है, हलंत लगाना। अब यहाँ पर आ, यहाँ जैसे मैंने आपको आ लगाया यहाँ गा के बाद, यहाँ पर अलग से आ लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप अनुस्वार ही लिखेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर वाह लिखिए, वाह में किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है, ए लिखिए। फिर उसके बाद भैया दा लिखिए, और दा में आप देखेंगे किसकी मात्रा? आ की मात्रा, आ लिखिए। फिर ना लिखिए, ना में किसकी मात्रा है? दीर्घ आ की मात्रा है। ये आपको याद रखना है। तो ऐसे ही कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर इनमें से कोई वर्ण आ जाएगा अनुस्वार के बाद तो आपको क्या लगाना है? तोड़ते समय आपको अंक की मात्रा लगाना है। अगर इनमें से कोई नहीं आएगा, इनमें से कोई आएगा, तो अगर इस लाइन का आएगा कोई वर्ण तो आपको अंगा लगाना है। इस लाइन का कोई आएगा तो आपको इया लगाना है। इस लाइन का कोई आएगा तो आपको अणा लगाना है। इस लाइन को आपको कोई आएगा तो आपको ना लगाना है। इस लाइन का कोई आएगा तो आपको क्या लगाना है? मा लगाना है। ये आपको ध्यान देना है। ऐसे बहुत सारे वर्ण हैं, हजारों वर्ण हैं। आपको केवल प्रैक्टिस करना है। क्या करना है भैया? प्रैक्टिस करना है। ये आपको ध्यान देना है। जैसे एक आध दो शब्द और आपको दे देते हैं, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर इन वर्ण आएंगे तो क्या आएगा भैया? अनुस्वार आएगा मूल रूप में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है पंकज, पंकज लिखा हुआ है। अब तुरंत देखिए इस अनुस्वार के बाद वाला वर्ण क्या है? का है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो अनुस्वार का प्रयोग हुआ है इसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? अंगा का प्रयोग करेंगे। तो अब इसे तोड़िए, पा, पा में आप देखिए जब इनमें से कोई आएगा तब आपको इसमें जो स्वर की मात्रा, आ की मात्रा लगी हुई होगी उसे आपको लिख देना है, आ लिखना है। अब ये देखिए अनुस्वार के स्थान पर क्या लिखना है? अंगा लिखना है। उसके बाद आपको का लिखना है, का के बाद आ लगाना है। फिर जा लिखना है, जा के बाद आ लगाना है। ऐसे ही कोई भी शब्द हो आप देखेंगे हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है भैया? जैसे मान लीजिए समवत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? समवत लिखा है। तो समवत लिखा, देखिए बिंदी के बाद कौन सा वर्ण है? वाह। वाह इसमें का है वर्ण, तो इसलिए आप देखिए आप इसे तोड़िए। वाह
देखिए बिंदी के बाद अनुस्वार के बाद वाह है, तो यहाँ पर अनुस्वार के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? अंग का। तो यहाँ पर देखिए सा के बाद अंग की मात्रा लगाइए, उसके बाद वाह में आ की मात्रा लगाइए, ता में आ की मात्रा लगा देंगे, ये सिंपल सा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। केवल आपको इतना याद रखना है दोस्तों कि अगर या, रा, ला, वा, सा, हा, अगर इनमें से कोई वर्ण अनुस्वार के बाद आएगा तो आप उसे मानिएगा कि मूल अनुस्वार है। अगर इनमें से कोई वर्ण आएगा तो आपको मानना है कि पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना है। तो तोड़ते समय आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर इनमें से कोई रहेगा तो आप अंग की मात्रा लगा दीजिएगा। अगर इनमें से कोई रहेगा, जैसे मान लीजिए का, खा, गा, घा, इनमें से कोई रहेगा तो आपको अंगा लगाना है बिंदी के स्थान पर। और चा, छा, जा, झा, इया में झा में से कोई रहेगा तो आपको इया लगाना है। टा, ठा, डा, ढा में से कोई रहेगा तो आपको अणा लगाना है। ता, था, दा, धा, धा में से कोई रहेगा तो आपको ना लगाना है। पा, फा, बा, भा, अगर इनमें से कोई रहेगा तो आपको मां लगाना। किसके स्थान पर? उस बिंदी के स्थान पर लगाना है। और इनमें से अगर कोई रहेगा तो उस बिंदी के स्थान पे आपको अंग की मात्रा लगा देना है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हुआ और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।